अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लैब 12 परफॉर्म करने लगे हैं और इसमें हमने कंसेप्ट लेना है कर्सर का। कर्सर इन एसक्यूएल आर जस्ट लाइक पॉइंटर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक पॉइंटर का काम होता है वही कर्सर का काम होता है एसक्यूएल में। जस्ट रो बाय रो अगर हमने किसी रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड में से किसी एक एट्रीब्यूट की एक वैल्यू सेल वैल्यू को पॉइंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्सर। ठीक है, इसमें जो डाटा होता है वो रो बाय रो एक्सेस किया जाता है। इसके बाद आप देखें कि कर्सर का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, ये एक आम वेरिएबल की तरह डिक्लेयर और यूज़ नहीं होगा। ये इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, फिर कर्सर को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर हम वैल्यूज़ को फेच करेंगे और यूज़ करने के बाद फिर हमने कर्सर को क्लोज़ करना है। बेशक एक कर्सर को हम क्लोज़ कर दें लेकिन वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके ही रहेगा जब तक कि हम कर्सर को डी एलोकेट नहीं कर लेते। कर्सर का बेसिक कंसेप्ट यही है, पॉइंटर की तरह काम करता है और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है एसक्यूएल के अंदर कि जिसके अंदर हम डाटा सेट या फिर आप नंबर ऑफ़ रोज़ कह लें, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कह लें या ओनली वन सेल वैल्यू कह लें, हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर हम इसको सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, इसके लाइफ साइकिल के साथ अब हम किसी भी कर्सर को डिक्लेयर करेंगे और उसको यूज़ करेंगे कि किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। किसी भी कर्सर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है, डिक्लेयर का हमने कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जो कर्सर का नेम रखना चाहें वो रखेंगे और इसका जो टाइप होगी वो कर्सर वाली होगी। ठीक है, स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि ये जो हमने पॉइंटर बनाया है या आप कह लें कर्सर बनाया है, इसके साथ हम कभी ऊपर वाली वैल्यूज़ कभी नीचे वाली वैल्यूज़ किसी भी डाटा सेट की स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, जिस तरह से स्क्रीन ऊपर नीचे हम करते हैं इस तरह से हम वैल्यूज़ को भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर किसके लिए बना रहे हैं जी हम, ये माई कर्सर का जो हमने कर्सर बनाया किसके लिए बना रहे हैं, फॉर के बाद हमने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो इसमें मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के डाटा सेट में से सारी की सारी वैल्यूज़ फैच करने के लिए। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम कॉलम के साथ पूरी की पूरी रो क्या होगी कि सिलेक्ट होगी, रो या फिर नंबर ऑफ़ रोज़। उसके बाद हमने क्या किया, ओपन माई कर्सर। ओपन के बाद हमने कर्सर का नेम लिख लेना है। तो अब हमारा जो कर्सर है वो ओपन है। अब इसके अंदर हमने फेच करनी है वैल्यूज़, फेच, और फेच के बाद ये वाला जो कीवर्ड होता है ये बड़ा अहम होता है, यही बताता है कि हम फेच कौन सी रो को करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फेच फर्स्ट फ्रॉम माई कर्सर। माई कर्सर के अंदर अब हम देखें कि पड़ा हुआ हमारे पास क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट के पूरे टेबल के ऊपर हमने ये माई कर्सर क्या किया था, बनाया था और इसमें से फर्स्ट रो को हम फैच कर लेंगे। ठीक है, फैच करने के बाद क्या करना है, क्लोज कर देना है माई कर्सर और डी एलोकेट माई कर्सर। इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो हमारे पास स्टूडेंट का वो रिज़ल्ट आ गया जो स्टूडेंट के टेबल में सबसे पहली रो पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम लास्ट वाला रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेच लास्ट फ्रॉम स्टूडेंट और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हाँ जी, एरर इस वजह से आ रहा था, यहाँ पे माई कर्सर की जगह पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया था। अब क्या है कि स्टूडेंट के टेबल का ये पहला है, सबसे पहला रिकॉर्ड है और ये सबसे लास्ट रिकॉर्ड है। अब हम अगर ये देखना चाहें कि इसका फर्स्ट के बाद वाला कौन सा है स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जो सिंटैक्स होगा हमारे पास, जो कोड ऑफ लाइन होगी वो हम लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के बाद वाला रिज़ल्ट हम देखना चाह रहे हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये देखें रिज़ल्ट आया है, पहला सबसे पहला स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 है और सेकंड स्टूडेंट जिसकी आईडी 2 है और लास्ट स्टूडेंट जिसकी आईडी 15 है। अब हम अगर सेकंड लास्ट का देखना चाहें तो उसके लिए हमने जो सिंटैक्स लिखना है तो इसमें हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने परियर कर देना है। तो देखें ये जो हमारे पास है
परियर क्या करता है कि जो रिकॉर्ड जिस लाइन के बाद ही आया हो उससे पहले वाली, अब देखें नेक्स्ट क्या था, ये सेकंड स्टूडेंट था, अब इसका परियर 1 ही होगा, इसलिए इसने क्या किया है कि 1 का रिकॉर्ड दिया है। अगर हम सेकंड लास्ट देखना चाहते हैं तो इस लाइन को हमने लिखना है इस लाइन के बाद जो लास्ट वाली है। फिर हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें हमारे पास ये फिर 14 है, ठीक है, 15 से पहले 14 वाला आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी स्पेसिफिक लाइन का या किसी स्पेसिफिक रो का अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्टूडेंट के टेबल में जो 4th रो पड़ी हुई है, चाहे कि स्टूडेंट की आईडी कुछ भी है, स्टूडेंट के क्रीडेंशियल्स कुछ भी हैं, हमें जस्ट ये मतलब है कि हमें 4th वाली रो चाहिए, तो उसके लिए हम जो कीवर्ड लिखेंगे वो एब्सोल्यूट का लिखेंगे, एब्सोल्यूट 4, ठीक है। और फिर माई कर्सर, अब माई कर्सर में आपको पता है क्या पड़ा हुआ है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट पड़ा हुआ है। अब इस सारे कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें 4th वन हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है कि जो रिज़ल्ट इस वक्त हम फेच कर रहे हैं उसके बाद वाला दूसरा या तीसरा या 5वां रिज़ल्ट अगर चाहिए तो उसको भी हम फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव कीवर्ड। अब जो मैंने कोड लिखा है इसमें आप देखें रिलेटिव 3 मीन के जो चौथा रिज़ल्ट हमने अभी देखा है ये वाला नज़ीर वाला, इसके बाद का जो तीसरा है वो वाली हम रो देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें ये जो फर्स्ट वाला रिज़ल्ट है वो खान है और जो 4th रिज़ल्ट है वो है नज़ीर का और जो 7th रिज़ल्ट है वो है रिलेटिव वाला। मीन के इस 4th के बाद तीसरा, तो ये टोटल 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फैच के बाद इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी रिज़ल्ट फैच कर सकते हैं। तो अभी तक की टोटल समरी ये है कि हमने अभी तक कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, हम सारे का सारा जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट है वो ले रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट फैच कर रहे हैं। अब फैच क्या कर रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट रो को देखा, फिर लास्ट रो, फिर परियर का क्या मतलब है कि इस नेक्स्ट से पहले वाली, ठीक है, नेक्स्ट से पहले अगर हम लगाएंगे दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर लास्ट है, फिर एब्सोल्यूट है और फिर रिलेटिव है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमने जो भी किया है वो विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल किया है। अब अगर हमें कोई प्रोजेक्टेड कॉलम चाहिए होते हैं, सारे के सारे स्टेरिक की क्यूरी नहीं चाहिए होती, कुछ कॉलम चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब जबकि हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए होंगे किसी टेबल में से, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉलम को प्रोजेक्टेड कॉलम, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंटैक्स किस तरह से चेंज होगा। पहले हमने डिक्लेयर किया माई कर्सर को और इसकी टाइप रखी हमने कर्सर वाली, फिर स्क्रॉल मतलब कि हम इसके ऊपर नीचे वाले रोज़ को फैक्च करना चाहेंगे। फॉर किसके लिए, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के टेबल में से हम जस्ट 2 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, मीन के माई कर्सर के अंदर आप सिर्फ 2 कॉलम का रिज़ल्ट आ रहा होगा। फिर जब हमने ये 2 कॉलम लेने हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो भी हमने स्टोर करवानी होगी किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक वेरिएबल है वर्कर टाइप और दूसरा इंटीजर टाइप, ठीक है। फिर हमने कर्सर को ओपन किया और आप देखें फैच की स्टेटमेंट किस तरह से चेंज होगी। फैच लास्ट का मैंने इसमें रिज़ल्ट लेना चाह रही हूँ, लास्ट फ्रॉम माई कर्सर के बाद आप देखें इन2 का कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। किसके अंदर, ये जो माई कर्सर के अंदर 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, फर्स्ट नेम और SID, इसकी वैल्यूज़ हमने कहीं पे आप स्टोर करवानी है। तो इन2 के बाद हमने ये वाले जो 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ये हमने लिख लिए, ठीक है, कॉमा सेपरेट करके। फिर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इस रिज़ल्ट को, अब इसके अंदर आईडी पड़ी होगी लास्ट वाले स्टूडेंट की, कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, और इसके अंदर पड़ी होगी लास्ट वाले स्टूडेंट का नाम, ठीक है। अब आईडी जो है वो इंटीजर टाइप है और जो नेम है वो है वर्कर टाइप, इसलिए अगर हम इनको सेम लाइन में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें कास्ट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कास्ट क्या करता है कि डेटा टाइप चेंज कर देता होता है। तो हमने जो SID इंटीजर टाइप थी इसको हमने वर्कर में चेंज कर दिया है और कनकैटिनेट कर दिया इसको f नेम के साथ। कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें हमारे पास लास्ट आईडी थी 15 और नाम था अज़हर, तो इस तरह से हमारे पास लास्ट का नेम आ गया। और अगर हम करना चाह रहे हैं
फर्स्ट वाले को, ठीक है, एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप फर्स्ट वाले स्टूडेंट की आईडी और नेम आ गई है, ठीक है। अगर आप चाहें इस तरह से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो कि कॉमा सेपरेट होना चाहिए या दरमियान में कॉलन होना चाहिए तो आप इसकी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप दरमियान में कॉलन आ गई है। अच्छा देखें, हमें कोई एक स्पेसिफिक तो रो का रिज़ल्ट चाहिए नहीं होता है ना। बाज़ दफ़ा हमें स्टूडेंट के अगर सारे स्टूडेंट की आईडीज़ और उनके नेम चाहिए हो तो फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हमने करना क्या है कि वाइल का लूप लगा लें या फार का लूप लगा लें, जो आप इजी समझें। तो यहाँ पे मैंने वाइल का लूप लगाया है और इसके अंदर क्या किया है कि फैच स्टेटस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन के जब तक कि इसका स्टेटस ज़ीरो है क्या है कि ये लूप चलता रहेगा। मीन के जब तक डाटा मिलता रहेगा तो ये लूप क्या है कि चलता रहेगा। अब इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया हमने स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट के नेम को कॉलन सेपरेटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमने दोबारा से फैच की स्टेटमेंट लिखी है, फैच नेक्स्ट, मतलब कि ये वाइल का लूप चलता रहेगा और बार बार फैच करता रहेगा जब तक स्टेटस ज़ीरो रहेगा। जब स्टेटस ज़ीरो नहीं रहेगा तो फिर क्या है कि लूप रुक जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें हमारे पास तमाम स्टूडेंट की आईडी और नेम आ गए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें, मीन के प्रोजेक्टेड कॉलम अगर हम अपने बढ़ाना चाहें तो स्टूडेंट देखें हमें कहाँ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे हमने कर्सर बनाए है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टूडेंट का कोई CGPA होगा, CGPA, ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें एक कॉलम बनाना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर टाइप का या होगा ये फ्लोट टाइप का होगा। CGPA का फ्लोट टाइप का बना देते हैं क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि ये जो कॉलम था ये फ्लोट टाइप का था। यहाँ पे एक तो हमने प्रोजेक्टेड कॉलम अगर बढ़ाया है तो उसके लिए हमने क्या लिया है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कराया है। और यहाँ पे भी जहाँ पे हम फैच करते जा रहे हैं ना, फैच करेंगे माई कर्सर और इसकी वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं इनमें वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे भी हम ये वाला वेरिएबल लिख लेंगे CGPA का। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी जैसे फैच की स्टेटमेंट है यहाँ पे भी हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप दोबारा से हमने क्या करना है कि CGPA को भी हमने कास्ट का फंक्शन लगा के वारचार में चेंज करना है। प्रिंट वाली पूरी लाइन को मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे दोबारा से एक कॉलन लगाया है, स्पेस दी है, उसके बाद CGPA की जो डाटा टाइप है वो वारचार में चेंज कर दिया है, ठीक है। वारचार में ये परमानेंटली चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ यहाँ पे रिज़ल्ट शो करवाने के लिए टेम्परेरी चेंज होगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से अब हमारे पास हर एक स्टूडेंट की आईडी, नाम और CGPA शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रिज़ल्ट को क्या करवाता जा रहा है, शो करवाता जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आईडी से पहले हम लिख लें कि स्टूडेंट आईडी है, नाम से पहले नाम लिख लें और फिर CGPA लिख लें। तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ ताकि ये सेंसेबल हो जाए। तो देखें मैंने इसकी जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी से पहले एक स्ट्रिंग मैंने कनकैटिनेट कर दिया जहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। और CGPA से पहले CGPA शो करवा दिया है। तो देखें अब ये मॉडिफाई हो गई है हमारे पास। आप इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से जो आपका डिस्प्ले है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह जो इस लैब की एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। अभी उम्मीद करती हूँ आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।